खंड 100 सवाल नंबर 3 का क। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 गुणे 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हम लोगों को मालूम है कि E बराबर होता है λ/2πε0r, माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान λ/2πε0r के बराबर होता है, जहां लैम्डा इज इक्वल टू दिया है 10.0 गुणे 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर दिया है, और R दिया है, R बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणे 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। हमको जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, तो E बराबर लिखेंगे लैम्डा के जगह पर 10.0 गुणे 10⁻⁸ बटे 2πε0r। R के जगह पर हम लोग लिख देंगे, R के जगह पर लिख दिया जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻2। हमको मालूम है कि 1/4πε0 बराबर होता है 9 गुणे 10⁹ इसलिए 2 से गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4πε0 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 9 गुणे 10⁹। 2 से इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 1/2πε0 बराबर 18 गुणे 10⁹। इसलिए 2πε0 बराबर हो जाएगा 1/18 गुणे 10⁹। जब इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे तो यह 18 गुणे 10⁹ नीचे चला जाएगा। अब आइए यहाँ पर मान रखते हैं, तो इसको जब मान रखेंगे तो 10.0 गुणे 10⁻⁸ बटे 2πε0 के जब इतना रखेंगे तो 1/18 गुणे 10⁹ गुणे 2 गुणे 10⁻⁻2। अब इससे इसको काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10.0 गुणे 10⁻⁻8 गुणे 9 गुणे 10⁹ और यह जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 10⁻2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻। अब देखिए गुणे में पावर जुड़ जाता है तो ये -8 धन 9 धन 2 और ये 10⁻1 है तो धन 1 बराबर ये आ जाएगा 9 गुणे 10⁻8 और ये हो गया 9 1 10 2 12, यह हो जाएगा 12 बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10⁻4 और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। यही इसका आंसर है। इसको अब खंड 100 का सवाल नंबर 3 का ख। मान लीजिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यह -q है, यह +q है, यह इसका मध्य बिंदु O है, यहां से यहां तक की दूरी L है और यह भी दूरी L है और यह इसकी निरक्षीय स्थिति है, यह इसकी निरक्षीय स्थिति है। यहां पर एक बिंदु P है, इसकी यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r है, यह दूरी r है। यह मान लीजिए बिंदु A है, यह बिंदु B है। इसको हम इस तरह से मिला देंगे, इसको हम मिला देंगे। अब निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है, यहां पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। तो -q के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4πε0 के Q बटे यह दूरी हो जाएगी AP। इसी तरह से +q आवेश के कारण
आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर, यह प्लस में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे बीपी। विभव चूंकि एक अदिश राशि है, अतः माइनस के कारण किसी बिंदु पर विभव माइनस होता है, प्लस के कारण किसी बिंदु पर विभव प्लस होता है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 धन V2। V1 के जगह पर हम लोग लिख देंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे AP धन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे BP। ज्यामिति से AP का मान BP के बराबर होगा। माने इस AP का मान BP के बराबर होगा, क्योंकि यह दूरी R है, यह दूरी L है और यह 90 अंश है। तो ज्यामिति से यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा। जब यह बराबर हो जाएगा तो परिणामी विभव V का मान, ये दोनों कट जाएंगे और कटने के बाद मान लीजिए -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे AP इसको लिख देंगे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे BP के जगह इसको भी AP लिख देंगे। यह दोनों कट जाएगा और यह जो है 0 के बराबर होगा। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षी स्थिति में यदि निरक्षी रेखा पर कोई बिंदु P है तो वहां पर विभव 0 होता है, शून्य होता है, लेकिन यहां पर वैद्युत क्षेत्र होता है। यदि निरक्षी रेखा पर बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो वैद्युत क्षेत्र E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे R³ के बराबर होता है। यह ध्यान देना होगा। विभव तो शून्य के बराबर होता है, लेकिन निरक्षी रेखा पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होता है और वैद्युत क्षेत्र का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे R³ के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि J बराबर न्यू E, जहां E चालक का वैद्युत क्षेत्र है, J धारा घनत्व तथा न्यू विशिष्ट चालकता है। ये तीसरे का ग है, खंड स का। अब हमें इसे सिद्ध करना है। हमको मालूम है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू बराबर होता है 1/। हमको मालूम है रो इज इक्वल टू E बटे J होता है, जहां E चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है, तथा J धारा घनत्व है। इसलिए न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/E बटे J, या न्यू बराबर हो जाएगा J बटे E, या न्यू इंटू E बराबर हो जाएगा J।
इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, J बराबर न्यू इंटू ई। सदिश रूप में J वेक्टर इज इक्वल टू न्यू इंटू ई वेक्टर होगा, अर्थात धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र। यही संबंध है, J बराबर न्यू इंटू ई। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है अथवा अदिश राशि है, इसका मात्रक भी लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जैसे दंड चुंबक, धारालूप या धारावाही प्रणालिका। ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात व्यवहार करते हैं। जब इनको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब इस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जिसे टार्क से प्रदर्शित करते हैं। टार्क बराबर होता है mb sin थीटा। माने जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा एंगल पर रखा जाता है तो इस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। बलयुग्म का आघूर्ण टार्क बराबर होता है mb sin थीटा, और यह बलयुग्म का आघूर्ण इस दंड चुंबक या धारा लूप को चुंबकीय क्षेत्र की ओर संरेखित करने का प्रयत्न करता है। यदि थीटा का मान 90 अंश हो तो टार्क का मान मैक्सिमम होता है और यह mb के बराबर हो जाता है, sin 90 बराबर 1 होता है। इससे m इज इक्वल टू टार्क मैक्सिमम बटे b के बराबर होगा, जहां पर m जो है चुंबकीय आघूर्ण है और टार्क जो है बलयुग्म का आघूर्ण है। यदि b बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो m का मान जो है टार्क मैक्सिमम के बराबर हो जाता है। माने किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण जो है उस बलयुग्म के आघूर्ण के अधिकतम मान के बराबर होता है जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र में 90 अंश के कोण पर रखा जाता है और चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जरा एक बार फिर से सुनना। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण एवं किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जिसका मान 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो चुंबकीय क्षेत्र का मान, और लंबवत रखा गया हो, तो यह जो है बलयुग्म के आघूर्ण के महत्तम मान के बराबर होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा जो है चुंबकीय अक्ष की दिशा में होती है। इसका मात्रक m का मात्रक होता है टार्क का मात्रक बटे b का मात्रक टार्क का मात्रक होता है, टार्क माने बलयुग्म के आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन
मीटर, जबकि बी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा तो यह आ जाएगा एम्पियर मीटर का स्क्वायर। यम का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यम की बीमा यल स्क्वायर ए के बराबर होता है। फिर खंड 2 4 प्रश्न नंबर 4 का क, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से आप क्या तात्पर्य है? सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू_r तथा चुंबकीय प्रवृत्ति कायम में संबंध स्थापित कीजिए। चुंबकीय प्रवृत्ति, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उस पदार्थ के चुंबकन धारण करने की क्षमता से नापी जाती है। अनचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए पदार्थों का चुंबकन तीव्रता I चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती होती है। I जो है H के अनुक्रमानुपाती होती है, इसलिए I बराबर, जब अनुक्रमानुपाती हटा के एक बराबर का निशान लगाते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं कायम इंटू H। कायम जो है पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। कायम बराबर होता है I बटे H। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कायम कहा जाता है। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा उस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकशीलता का मात्रक वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है या इसका एक अन्य मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के बराबर होता है। अब आपेक्षिक चुंबकशीलता या सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होता है? किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता उस पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता म्यू0 के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू_r से प्रदर्शित करते हैं। म्यू_r बराबर होता है म्यू बटे म्यू0। यदि म्यू_r का मान 1 से कम है तो वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय है। यदि म्यू_r का मान 1 से बड़ा है तो वह पदार्थ अनुचुंबकीय है। यदि म्यू_r का मान 1 से बहुत बहुत बड़ा है तो वह पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। चुंबकशीलता म्यू_r तथा चुंबकीय प्रवृत्ति कायम में संबंध। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। किसी पदार्थ की कुल चुंबकीय फ्लक्स घनत्व उस पदार्थ के चुंबकन क्षेत्र के कारण फ्लक्स घनत्व तथा पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न फ्लक्स घनत्व के योग के बराबर होता है। यदि पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H हो तो हम जानते हैं H बराबर होता है B बटे म्यू0 माइनस I। इसको हम लोग लिख सकते हैं H प्लस I बराबर B बटे म्यू0 या म्यू0 ये हो जाएगा H धन I बराबर B। हमको मालूम है कायम बराबर होता है I बटे H, इसलिए हम लोग I बराबर इसको लिख सकते हैं कायम इंटू H। इसमें मान रख दीजिए तो यह म्यू0 और यह H I के जगह पर हम लोग लिख देंगे कायम इंटू H और यह बराबर हो जाएगा B। यह इतने के बराबर हो गया। इसको हम H कॉमन ले लेंगे तो म्यू0 H तो यह हो जाएगा 1 प्लस कायम बराबर ये हो जाएगा B या म्यू0 ये हो जाएगा 1 प्लस कायम बराबर B बटे H या इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू0 बराबर 1 प्लस कायम और यह म्यू के बराबर होता है 1 प्लस कायम बराबर म्यू बटे म्यू0 हो जाएगा या 1 प्लस कायम बराबर यह हो जाएगा म्यू_r। तो म्यू_r इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कायम के बराबर हो जाएगा। यह आपेक्षिक चुंबकशीलता है और कायम को जो है चुंबकीय प्रवृत्ति करते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में यह संबंध होता है।
विचलन कोण तथा वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, वर्ण विक्षेपण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मान लीजिए यह प्रिज्म है, यह प्रिज्म कोण ए है, कोई आपतित किरण PQ जाती है, तो इस प्रिज्म से गुजरने के बाद यह किरण इस तरह से निकल रही है। PQ को जब आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को जब पीछे बढ़ाते हैं तो यह बिंदु D पर मिलता है। इनके बीच का कोण जो है विचलन कोण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण जब किसी प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है, श्वेत प्रकाश गुजरता है, तो वह 7 रंगों में बट जाता है। सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी कलर होता है। माने श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न रंगों की किसी कांच में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। लाल कलर के प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और बैंगनी कलर के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। VR जो होता है V से ज्यादा होता है। माने लाल कलर के प्रकाश की चाल बैंगनी कलर के प्रकाश की चाल से ज्यादा होती है। क्योंकि लाल कलर के प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, इसलिए लाल कलर में कांच का अपवर्तनांक कम होता है और बैंगनी कलर में कांच का अपवर्तनांक जो है ज्यादा होता है। माने NV का मान जो है NR से ज्यादा होता है। हमको मालूम है विचलन कोण डेल्टा m बराबर होता है n-1 इंटू A। इसलिए बैंगनी कलर का जो विचलन कोण है वह लाल कलर के विचलन कोण से ज्यादा होता है। इसलिए बैंगनी कलर जो है आधार की ओर ज्यादा मुड़ता है, लाल कलर आधार की ओर कम मुड़ता है। इसीलिए श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में बट जाते हैं। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बटने का मुख्य कारण है कि कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण है। लाल कलर के प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, बैंगनी कलर के प्रकाश की चाल सर्वाधिक कम होती है, सबसे कम होती है। इसलिए जो है बैंगनी कलर का अपवर्तनांक कांच का, बैंगनी कलर में कांच का अपवर्तनांक लाल कलर में कांच के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। इसलिए बैंगनी कलर का विचलन कोण लाल कलर के विचलन कोण से ज्यादा होता है। इसलिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है? बैंगनी कलर और लाल कलर के जो बीच का कोण है इसे परिक्षेपण कोण कहते हैं। मान लीजिए इसको हम बढ़ाते हैं तो यह बीच का कोण यह थीटा है, इसको परिक्षेपण कोण कहते हैं। माने परिक्षेपण कोण थीटा तथा बीच वाले कलर का जो विचलन कोण है, मान लीजिए बीच वाला कलर पीला होगा, इसका जो विचलन कोण है ये y होगा, डेल्टा y। इन दोनों का जो अनुपात होता है वह परिक्षेपण अनुपात या वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। परिक्षेपण क्षमता भी कहते हैं और वर्ण विक्षेपण क्षमता भी कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से सुन लें। लाल कलर और बैंगनी कलर के बीच का परिक्षेपण कोण थीटा तथा मध्यवर्ती कलर या पीला कलर के विचलन कोण डेल्टा y के अनुपात को इस प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा बटे डेल्टा y और थीटा बराबर होता है डेल्टा v माइनस डेल्टा r बटे डेल्टा y। यह थीटा जो है डेल्टा v में से डेल्टा r को घटाएंगे तो थीटा निकल जाएगा। हमको मालूम है कि डेल्टा v वो हो जाएगा NV-1 इंटू ए और डेल्टा r हो जाएगा NR-1 इंटू ए और यह हो जाएगा NY-1 इंटू ए। जब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा बराबर हो जाएगा, जब ब्रैकेट खोल दिया जाएगा तो NVA माइनस NRA प्लस A बटे
एन वाई माइनस वन इंटू ए से ए कट जाएगा, इसलिए ओमेगा बराबर हो जाएगा एन बी माइनस एन आर इंटू ए बटे एन वाई माइनस वन इंटू ए से ए कट जाएगा, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। इसी को किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता कहते हैं।